सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मासअप चैनल पर। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि शिक्षक अपने नाम से कितनी धनराशि निकाल सकते हैं और कितनी नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस पोर्टल की इसकी आखिरी डेट 31 मार्च बिल्कुल भी मान कर ना चलें। इसकी डेट आप जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी मान के चलें। आप 28 फरवरी मान के चलेंगे तभी आप अपनी धनराशि का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको अपनी धनराशि का उपयोग करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपने मार्च तक खींच के ले गए अपने काम को, आपको बहुत सारी समस्या आएंगी और पोर्टल उस टाइम पर मार्च में क्रैश भी हो जाता है। 2-2 3-3 दिन तक काम लगातार काम नहीं करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये जानकारी मैं पहले बता दूं, जिससे आप अपनी इस समस्या से बच सकते हैं। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हाईटेक मास्टर चैनल पर बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारी जो है वो मैं अपलोड करता हूं वीडियो के माध्यम से, और जो टेक्निकल सपोर्ट की आपको आवश्यकता होती है, आपकी जो समस्याएं होती है टेक्निकल, उनका समाधान मैं वीडियो के माध्यम से लेके आता हूं। तो प्लीज इस चैनल को आप अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो वीडियोस आप इस समय देख रहे हैं वो ZBSA से संबंधित है। इसी के लिए मैंने ZBSA की प्लेलिस्ट तैयार की है पूरी, जिसमें लगभग मैं 9 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अभी तक। पार्ट के अकॉर्डिंग सारी समस्याएं आपको यहाँ पर समाधान के रूप में वीडियोस मिल जाएंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ कि हेडमास्टर और इंचार्ज हेड टीचर अपने नाम या अपने बैंक में ZBSA खाते से कितनी धनराशि निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात यह है कि जो ZBSA या PFMS पोर्टल है, उसमें हमारी पहले नंबर की प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप जो पैसा निकालें वो GST बिल के थ्रू निकालें। अगर GST बिल नहीं है, कोई ऐसी फर्म है जो GST बिल नहीं दे रही है, तो कुछ बिल इस तरीके का होना चाहिए जिसको आप मेंटेन कर सकें, और उसका पर्सनल अकाउंट नंबर उस पे बिल पे मेंशन करा लीजिए कि ये मेरा अकाउंट नंबर है और इस तरीके से इस खाते में हमारा पैसा दे दीजिए। ठीक है। एक ऊपर से हमारे शासन से ऐसा कोई फिगर नहीं आया है जिससे ये क्लियर हो सके कि हम टीचर या हेडमास्टर कितना अमाउंट अपने अकाउंट में या अपने नाम से निकाल सकता है। ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है, लेकिन ओरली मैंने जब कंफर्म किया तो मुझे पता चला लगभग 5 से 6 हजार रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन 5 से 6 हजार रुपए निकालने की मतलब ये नहीं है कि आपने एक अमाउंट भरा 5 से 6 हजार रुपए और निकाल लिया। उसका भी एक तरीका है, आप उस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। ये उनका कतई मोटिव नहीं है कि आप एक बिना किसी बिल वाउचर के आप पैसा निकाल लें। उसके लिए आपको बिल वाउचर लगाने पड़ेंगे, अपने पास फाइल मेंटेन करने पड़ेगी, और स्वीकृत आदेश में वो बिल नंबर मेंशन होना जरूरी है। इस तरीके से हमारा कुछ पैसा निकलेगा। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अनिल जी हैं, और अनिल जी ने मुझसे पूछा था कि हम कैसे अपने नाम में पैसा निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से एक टेलीग्राम ग्रुप से ही एक सवाल आया था जो हमारे अंकुर गुप्ता जी का था कि प्राप्ति रसीद से हम पैसा कैसे निकालें, और उनके ब्लॉग में अपने नाम में पैसा निकालने के लिए मना कर दिया गया है कि अपने नाम से पैसा ना निकालें। आप प्रॉपर 5,000 की रकम, या मैं जो बता रहा हूँ फिगर 5 से 6 हजार, ऐसा नहीं है कि आप एक स्वीकृत आदेश भरें और उसमें 5-6 हजार रुपए भरें और अपने नाम में पैसा निकाल लें। मैं आपको बता दूं कि आप बिल के हिसाब से लगभग इतना रुपए निकाल सकते हैं कि आपके 400 रुपए का बिल हुआ, एक 500 रुपए का हुआ, एक 900 रुपए का हुआ, 700 रुपए का, 300 रुपए का। इस तरीके से जो बिल अमाउंट बनेगा वो आपका लगभग 5 से 6 हजार तक का होना चाहिए। उससे ज्यादा आप नहीं करें, क्योंकि इसके लिए कोई लिखित में ऑर्डर नहीं आया है, ओरली आया है, क्योंकि PFMS वर्क करता है प्रॉपर बिल वाउचर पे और GST बिल पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेलीग्राम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ये है जहां पर आप
इस QR कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं और मेरे से इसी तरीके से जैसे हमारे अनिल जी या अंकुर गुप्ता जी ने जो हमें क्वेश्चन किए, मैं उनका जवाब यहाँ पर सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ और उनकी भी हेल्प कर रहा हूँ। साथ में उन्होंने जो क्वेश्चन रखे वो क्वेश्चंस और किसी के भी हो सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल जी का और गुप्ता जी का, जिन्होंने ये सवाल रखे जिससे और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो मैं बढ़ता हूँ। इस QR कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं और मुझे इसी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। नया कॉन्सेप्ट है, टीचर्स अपने अकाउंट में पैसा कैसे निकालें और किस हिसाब से निकालें उसकी जानकारी दूंगा। मैं लॉगिन करूंगा अपना ऑपरेटर वाली आईडी को। अब यहाँ तक मुझे अच्छे से पता है कि अगर मेरे वीडियोस आपने दोनों देख रखे हैं या किसी ने भी आपको तरीका बताया हुआ, देखिए बहुत से वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो आपको वेंडर बनाने का, एक्सपेंडिचर को मैनेज करने का तरीका बताएंगे। लेकिन क्या है कि मैनेज करने का तरीका तो बता जाएंगे, ऑप्शन बता जाएंगे, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो मैं इस वीडियोस में आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे वीडियोस लेंथी इसीलिए हो जाते हैं कि मैं हर चीज एक डीप में लेके चला जाता हूँ और मेरी आदत है कि जब तक मुझे ये लगता है कि सामने वाले को ये सब चीजें क्लियर नहीं हो, मेरा मन नहीं करता उसको खत्म करने का। तो मैं बढ़ता हूँ। हम सबको पता है वेंडर कैसे बनाए जाते हैं वो और सब एक्सपेंडिचर कैसे करे जाते हैं, लेकिन मैं आगे लेके चलता हूँ कि अगर हमको पेमेंट है टीचर के नाम में निकालना है तो आपका जो नाम है वो आप अच्छे से जानते हैं और अपना वेंडर भी बना लिया होगा। अब मैं लेके चलता हूं आपको प्राप्ति रसीद पर। देखिए, अब आप अपने नाम में पैसे क्यों निकालना चाहेंगे? आप अपने नाम में पैसे इसलिए निकालना चाहेंगे कि आपने कोई एक काम कराया, या विद्यालय की साफ सफाई हुई, राजमिस्त्री का काम हुआ या पेंटिंग का काम हुआ, उसका कोई GST बिल नहीं होता है। ठीक है, अगर वो GST बिल नहीं होता है तो क्या उसका अकाउंट नंबर है कि नहीं? अकाउंट नंबर जरूर होगा। ठीक है, तो आप एक इस तरीके से प्राप्ति रसीद बना लें। मैंने इसका खाली प्रारूप दिया था, लेकिन खाली प्रारूप में एक नगदी वाला वो लिखा हुआ था। आप अपने हिसाब से भाषा लिख लें, वो आप पर डिपेंड। कहना चाहूंगा कि ये जो लाइन है ये आपको लाइन ऐड जरूर कर लेनी है, जिससे हम एक प्राप्ति रसीद को एज ए बिल इंडिकेट कर पाए कि ये हमारा एक बिल है जिसका हमें अमाउंट पे करना है। तो मैंने एक प्राप्ति रसीद आप लोगों के समझाने के लिए ये बनाई है। ये मेरी प्राप्ति रसीद है, इस सत्र की है, ऑब्लिक इसका ये हमारे इस सत्र की पहली रसीद है जो कि 26/12/2022 को प्राप्त करी गई। ये एक आशीष है जिन्होंने राजमिस्त्री का आपके यहाँ काम किया और विद्यालय का नाम लिख लिया मैंने और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लिख लिया। क्या काम किया? राजमिस्त्री का काम किया। कब से कब तक काम किया, कितने दिन काम किया, क्या मजदूरी थी, उस हिसाब से कुल कितनी धनराशि थी। अब देखिए, आज की डेट में ऐसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसका अकाउंट ना हो। ठीक है, अकाउंट ना हो तो आप प्रेफर ये करें कि अकाउंट टू अकाउंट पैसा जाए। अपने अकाउंट में आप कोशिश करना कि कम से कम लेना पड़े। फिर भी ऐसा नहीं है कि हर एक किसी के अकाउंट मिल जाएंगे, उसके बारे में भी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। ये धनराशि है। अब ये क्या है? ये जो धनराशि है वो 2000 से अधिक है, इसलिए मैंने जो प्राप्ति रसीद, एक रसीदी टिकट होती है, वो रसीदी टिकट लगाकर और क्रॉस में सिग्नेचर कराए हैं, जिसकी जानकारी मैंने एक ऑडिटर सर थे उनसे ली थी। ऐसी कंडीशन में हमें क्या होना चाहिए? मैं आपको वैलिड जानकारी देने के लिए थोड़ा सा लेट जरूर हो जाता हूँ, लेकिन मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आज ये वीडियो भी मैंने एक स्टेट लेवल पर एक सर हैं जो PFMS पोर्टल पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उन्हीं से मैंने ये जानकारी लेकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। इसलिए मैं ये रसीदी टिकट लगा के क्रॉस सिग्नेचर कर लिया।
मैंने उसी प्राप्ति रसीद में लिखवा लिया इतने रुपए की धनराशि, बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड मैंने नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये तो पता होता है कि हमारा बैंक खाता इस बैंक में है, इस शाखा में और अकाउंट नंबर, लेकिन IFSC कोड तो वो नहीं बता पाए, तो उसकी जरूरत नहीं है, आप इतना लिख लीजिए सफिशियंट है। उसके बाद इस खाते में जो अकाउंट नंबर उसने दिया मैं हस्तांतरित की जाए और उसके सिग्नेचर करा, ये आप अपने सुरक्षित रखिए, ठीक है। इस ब्याह पर हम उसके अकाउंट में पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक प्राप्ति रसीद रहेगी। अच्छा, इसी के आगे प्राप्ति रसीद के आगे ही एक मैं और बता दूं, एक रसीद और दिखाता हूँ। ये मैंने एक दूसरी रसीद बनाई, 26 जनवरी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता आपने विद्यालय में बूंदी नहीं बांटी हो। अब आप चाहेंगे जो मीठी मीठी बूंदी बांटी उसकी धनराशि भी तो मिल जाए आपको, कंपोजिट ग्रांट से निकालना चाहेंगे। तो मैंने क्या किया, एक प्राप्ति रसीद बनवाई जिसमें मैंने प्राप्ति रसीद संख्या 02 रखी और उसकी डेट मैंने ये रखी। ये मैं अभी इसमें जो चर्चा कर रहा हूँ प्राप्ति रसीद के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि एक वो रसीद हो गई जिसे हम अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। अब एक ये रसीद है जहां हम नकदी के रूप में दे रहे हैं, ये बड़ा अमाउंट नहीं है तो हमने मान लिया कि हम इसे छोटे मोटे अमाउंट है, क्या ही ट्रांजैक्शन करेंगे अकाउंट टू अकाउंट, हमने नकदी के रूप में दे दी, ठीक है। बढ़ते हैं। आशीष कुमार द्वारा इस विद्यालय इस विकासखंड के जनपद में गणतंत्र दिवस हेतु 2 किलो बूंदी की आपूर्ति कराई गई, जिस हेतु 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल रुपए 300 की धनराशि नगदी के रूप में प्राप्त की है, ठीक है। आशीष ने अपने सिग्नेचर कर दिया और ये आपने अपने पास सुरक्षित रख ली। क्या होगा, इस तरीके से आपकी जो रसीदें बनेंगी वो आपके पेमेंट के लिए सहायक होंगी। अब इसी तरीके से एक रसीद और दिखाता हूं लास्ट। अब आप कह रहे होंगे अभी सर ने टेलीग्राम ग्रुप में ही सर ने एक मैसेज किया था कि पीटीएम का पैसा कैसे निकालें। अब पीटीएम में आप क्या करते हैं, अभिभावकों के साथ मीटिंग करते हैं जहां आप चाय नाश्ता का इंतजाम करते हैं उनकी। तो चाय नाश्ता का इंतजाम जब करते हैं आप, तो चाय वाला ना तो आपको बिल दे सकता है, हो सकता है कि उसका अकाउंट भी ना हो। वैसे मुझे लगता है कि अब के टाइम पे समय का अकाउंट है, फिर भी इन केस अकाउंट नहीं हो तो जो हमने अभी बूंदी वाले के लिए प्रोसेस फॉलो किया था वही करेंगे। इसमें भी मैंने वही किया कि सेम नाम आपका कुछ भी हो सकता है। वही आशीष कुमार द्वारा इस स्कूल में पीटीएम या अभिभावक मीटिंग हेतु चाय नाश्ता की आपूर्ति कराई गई, जिस हेतु कुल इतने रुपए की धनराशि नकदी के रूप में प्राप्त की है या की गई, ऐसा कुछ आप अपनी भाषा लिख सकते हैं, की गई और सिग्नेचर करा लें, ठीक है। इस तरीके से आप, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आपका अमाउंट 2000 से ऊपर जाए तो एक रसीदी टिकट जरूर लगा लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हमारे देखे होंगे कि हमने जो रसीदें, जो प्राप्ति रसीद बनाई है वो किस तरीके से बनाई हुई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पॉज करता हूं कुछ सेकंड के लिए, अगली रसीद में पॉज करता हूं थोड़ी देर के लिए। अगली रसीद में पॉज करता हूं कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। चलते हैं। तो हम इस तरीके से प्राप्ति रसीद बनाएंगे। अब प्राप्ति रसीद हमने बना ली, अब हमारा पेमेंट कैसे हमें करना है। तो हम पेमेंट के लिए हम बताएं आपको कि पेमेंट, देखिए प्राप्ति रसीद या हमारे बिल वाउचर कहीं भी अपलोड नहीं होंगे। अपलोड होगा हमारा ये स्वीकृत आदेश, जो आपकी बिल की समरी होगी, जो इंडिकेट करेगा आपके सारे बिलों के। देखिए पतवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंजिका होती है, तो वहां पर हम ये नंबर ऐड करेंगे, लिखेंगे और किस डेट में आप डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने ये सारा कंपोजिट ग्रांट वगैरह भर लिया, सब भर लिया। आशीष कुमार द्वारा एक ये जो बिल नंबर है,
अब क्या है, उसने बिल तो नहीं प्रोवाइड कराया था, लेकिन एक प्राप्ति रसीद बनाई थी, है ना। उसी प्राप्ति रसीद के हमने एक नंबर डलवाया था, जो नंबर था कुछ इस तरीके से, ये नंबर था, है ना। तो यही मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। मैंने इसे बिल नंबर मान के चला है कि ये मेरा एक बिल नंबर है जो कभी रिपीट नहीं होगा आगे, और ये डेट है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, आशीष कुमार, इस अकाउंट में मेरा पैसा जाना है, ये बैंक का नाम है, ये बिल नंबर है, ये है, और ये धनराशि है, और ये धनराशि टोटल में मैंने लिख दिया, और लगाकर अपने सचिव के अध्यक्ष के सिग्नेचर करा के उसको अपलोड कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, इस बिल का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इस प्राप्ति रसीद का पेमेंट कर रहा हूँ, जो कि हम सामने वाले व्यक्ति के नाम में कर रहे हैं, ठीक है, आशीष कुमार के नाम में कर रहे हैं। अब आगे की प्रोसेस आप सबको पता है कि हमको क्या किस तरीके से इसे करना है। इस तरीके से हम सामने वाली पार्टी जिससे प्राप्ति रसीद ली है उसके अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। अब सपोज करो ये पैसा टीचर को अपने नाम में निकालना हो क्योंकि उसने नगद दिया है, तो हमारा जो पेमेंट ऑर्डर है वो भी इसी तरीके से बनेगा। मैं दिखा देता हूँ, पत्रांक चेंज कर लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ, और ये पत्रांक में अब 26 तारीख को बूंदी खरीदी तो 25 में पत्रांक नहीं हो सकता, एडवांस में कैसे हम ये पेमेंट 27 तारीख को अपने अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है। ये आशीष का ही डिटेल जैसा है वैसा बना देते हैं। 300 रुपए की हमने बूंदी खरीदी थी, देखिए हमने कितने रुपए की बूंदी खरीदी थी, ये दिखाते देते हैं। हमने 300 रुपए की बूंदी खरीदी और जिससे खरीदी थी उसने हमें प्राप्ति रसीद दे दी कि हमें 300 रुपए नगद दे दो, हमने उन्हें नगद 300 रुपए दे दिए। अब इसको जब आप टीचर अपने अकाउंट में निकालेगा तो क्या करेगा कि यहाँ पर, चलिए मैं नाम हटा ही देता हूँ, ठीक है, हेड मास्टर का नाम और उनका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। हेड मास्टर का बैंक नाम, बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या और बिल नंबर। अब बिल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, वही ये पूरा, और दिनांक ये हो जाएगी, अमाउंट ये हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, फिर हम इसे फिल कर देते हैं इसमें पेमेंट ऑर्डर में। मैंने अपना बिल नंबर भर लिया, 26 तारीख को हमने बिल लिया उससे, 26 जनवरी को 2023, ठीक है, और 27 तारीख में हमने डिस्पैच करके हम 27 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 300 रुपए। अब ये जो 300 रुपए हैं, मैं यहाँ पर भी चेंज कर लेता हूँ, 300 रुपए, 300 रुपया मात्र, और मैंने सिग्नेचर करा लिए, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। अब जब भी आप ये, मैं इसका एक पीडीएफ बना लेता हूँ, पेमेंट ऑर्डर 12 पीडीएफ मैंने बना ली है अपलोड करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर आपके नाम से इसी तरीके से और भी आपने प्राप्ति रसीद बना रखी है तो आप एक ही पेमेंट स्वीकृत आदेश में अपना नाम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर अपना डिटेल ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन फर्म एक ही होनी चाहिए, व्यक्ति एक ही होना चाहिए, उसी कंडीशन में ये प्रोसेस फॉलो करें। ये तुम्हारा, ये कोई आपकी और डेट भी हो सकती है, कोई भी बिल नंबर हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, जैसे 500 रुपए हो गया मान के चलिए, या 700 रुपए ले लीजिए, 700 रुपए हो गए, यहाँ पर आपका 1000 रुपए हो जाएगा, और यहाँ पर आपने 1000 रुपए लिख के अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका बिल नंबर वगैरह होना जरूरी है, ठीक है, जो भी आपका बिल अगर हो तो इन केस। अब ये तो हो गया हमारा, इसकी बात हो गई जो हमने आपसे बूंदी ली है।
अब हम लोगों ने पीटीएम की बात की थी अभी कि पीटीएम का जो आपने एक प्राप्ति रसीद बनवाई है, ठीक है, जो ये है 500 रुपए की। अब ये कैसे खर्च होगी? ये भी वही प्रोसेस है, सेम आपके आपके ही अकाउंट में जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर कंपोनेंट कोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा है वो आपका कंपोजिट ग्रांट का पैसा नहीं है। तो इसके लिए हमको एक कोड है वो यूज करना पड़ेगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये कोड है F.01.09.01 कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री। इस कोड के तहत ये पैसा आप निकाल सकते हैं। अब क्या है, अगर ये पैसा भी निकालना है तो आपको पत्रांक चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है डेट भी चेंज करने पड़े, जो भी आप जिस डेट में आपने पत्रांक चढ़ाया है पत्र व्यवहार पर, और यहाँ आपकी डिटेल रहेगी। और यहाँ मैंने जैसे कि आपको बताया कि बिल नंबर, तो हमने जो प्राप्ति रसीद बनाई है उसको हमने एक नंबर दिया है, एक यूनिक नंबर दिया है, वो ये है, ये हमारा बिल नंबर हम इसे मान के चलेंगे, और डेट मान के चलेंगे, उस बिल की डेट। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने इसमें कि हमारा बिल नंबर 2022-23/03 है। बिल हमको 27 तारीख को मिला। कितने का बिल? 500 रुपए का चाय नाश्ता का, ठीक है। 500 रुपए यहाँ फिल करके, और यहाँ 500 रुपए यहाँ पे भी लिख देंगे। ₹500 लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो रहेगा उसका कंपोनेंट कोड अलग है। कंपोजिट में ना खर्च करें। जो भी पैसा आया है उसके कंपोनेंट कोड्स अपने बीआरसी के जो सहायक लेखाकार होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं उनसे जरूर लिखवा लें कि इस पैसे को खर्च करने का कंपोनेंट कोड क्या है, जिस मद में पैसा आया है। अब देखिए, मैंने यहाँ तो चेंज कर दिया, लेकिन ऊपर चेंज करना भूल गया। तो यहाँ हम लिखेंगे पीटीएम और कितना पैसा आया, या एसएमसी, जो भी मद हो आपका पीटीएम के नाम से। यहाँ 500 रुपए आए हैं हमारे, यहाँ हम 500 रुपया मात्र लिखेंगे। इस तरीके से पीटीएम का पैसा खर्च होगा। यहाँ हमारी मदें चेंज होती जाएंगी। जिस जिस चेक का पैसा आया होगा या आने वाला होगा आपके खाते में, तो चेक और जो भी धनराशि, जैसे हमारे पास 2700 रुपए आने वाली है तो 2700 कंपोनेंट कोड पूछ के भरना। ये जो हमारा कंपोनेंट कोड है किस मद में हम पैसा खर्च करें, पीएफएमएस में इसका क्या कोड है, 27,000 कर दिया है 2700। तो इस तरीके से अपना ये एक स्वीकृत आदेश मैंडेटरी है, इसको भरना अनिवार्य है। अगर आप में से किसी को भी ये सॉफ्ट कॉपी की भी आवश्यकता है तो मैं सॉफ्ट कॉपी जरूर दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फाइल का लिंक दे दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर पाएं और आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएं, ठीक है। या आप एडिटिंग कंप्यूटर से भी भरने का आपको फॉर्मेट दे दूंगा। तो मैं चलता हूं आगे और यहाँ आ जाता हूं अपने पीएफएमएस पोर्टल पे। एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू, ठीक है। ये हमें सब तरीके से पता है कि स्कीम हमारी क्या रहेगी। वेंडर नेम, अब हम अपने नाम यानी खुद हेडमास्टर जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने हेडमास्टर का नाम सिलेक्ट करा। ऑर्डर लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर, लेटर ऑब्लिक ऑफिस नंबर में कई टीचर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता है जब आप नंबर डालते हैं। दरअसल क्या है कि पीएफएमएस पोर्टल पूरी तरीके से चेक करता है, तो कहीं ना कहीं आपने नहीं डाला होगा, वो नंबर किसी और ने यूज किया होगा तो वो भी बता देता है। तो आपको उसको यूनिक बनाना है। यूनिक बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर चेंज करें। अब ये भी कोई, जैसे मैंने ये पत्रांक जो डाला है वो पत्रांक डाला है कौन सा, मैं वो चेक कर लेता हूँ। देखिए 1012, जिसका मैं हेडमास्टर के नाम में पैसा निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1012 में डिस्पैच नंबर लिख दूंगा
1012 स्पेस। अगर आपने ऑब्लिक लगाया है और ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है तो आप ऑब्लिक हटा दीजिए 2022-23। अगर इससे भी आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है तो आप आगे स्कूल का नेम ऐड कर दीजिए, स्कूल नेम और स्पेस लगा के अपना पता अंकल। स्कूल नेम का मतलब अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। अब कई लोगों का मैंने ये देखा कि इसी में पूरा डेट लिख देते हैं, पत्रांक वाली डेट, ये वाली डेट। तो ये डेट नहीं लिखनी है आपको, इस डेट का भी ऑप्शन आपको मिलता है नीचे सैंक्शन डेट में। तो यहाँ आप वो डेट मेंशन करेंगे। अब चूज फाइल, मैं वही फाइल चूज करके दिखा देता हूँ। मैंने पेमेंट ऑर्डर 1012 वाली फाइल अपलोड की, यहाँ फाइल आ जाती। अब अच्छा देखें, मेरे पास एक राहुल जी का एक क्वेश्चन आया था कि फाइल अपलोड नहीं हो रही है, नो फाइल दिखाती है। अपलोड कर देता हूँ, उसका जवाब मैं बताता हूँ अभी। अब नो फाइल चूज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई फाइल चूज नहीं करी है। जब आप फाइल चूज कर लेंगे, अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ एक अपलोडेड सैंक्शन लेटर, यहाँ आप जिस नाम से फाइल बनाएंगे वो फाइल आ जाती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि नो फाइल चूज आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई फाइल चूज नहीं की है। जब भी आप अपलोड करेंगे यहाँ आपकी फाइल का नेम आ जाएगा, तो वहां से आप क्लियर हो लें कि आपकी फाइल प्रॉपर तरीके से अपलोड हो गई है। ठीक है। अब सैंक्शन डेट आपकी क्या है, 27/1/2023। अब क्या है कि सैंक्शन डेट मैं यहाँ पर 27/1/2023 चूज कर लूंगा। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डेट अपने आप चूज हो जाएगी। नहीं हो जाएगी तो आप चूज कर लीजिए करंट डेट। ठीक है। और यहाँ पर आपके अकाउंट में कितनी लिमिट है वो दिखाएगा। एक्चुअल अमाउंट, आपको कितने अमाउंट का पेमेंट करना है, तो मुझे कितने का करना है, 300 रुपए का पेमेंट करना है, तो मैं 300 रुपए यहाँ लिख दूंगा। नरेशन, ये जो नरेशन है वो आपके लिए कि आप ये जो पेमेंट निकाल रहे हैं वो किस लिए निकाल रहे हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ 26 जैन 2023 बूंदी पेमेंट। ठीक है। जो है वाउचर नंबर, ये डिसेबल है, ये ऑटोमेटिक आपकी फाइल जब यहाँ इस पूरे वर्क को आप सेव करोगे तब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है। कंपोनेंट स्कीम कंपोनेंट्स, आप किस मद से पेमेंट कर रहे हैं वो मद आ जाते हैं। अच्छा देखिए, इस समय आप जो देख रहे हैं कंपोजिट ग्रांट का जो कंपोनेंट कोड है वो ये है, पीटीएम का कंपोनेंट कोड ये है। ठीक है। जिस मद में आपका पैसा आया है आप उसी मद से पैसा ट्रांसफर करें। ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। तो यहाँ हम कंपोनेंट कोड चूज कर लेंगे, यहाँ हम टाइप कर देंगे कंपोजिट और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ जो ये लिस्ट खुली है इसमें ये चेक करेंगे कि ब्लैक कलर से बोल्ड फॉन्ट कौन सा दिख रहा है, वो हुआ है। इस कोड को एक बार आप चेक कर लें कि जो आप कोड सर्च करना चाहते हैं वही कोड है कि कोई और कोड तो नहीं है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप एक्सपेंस टाइप चूज करेंगे, रेवेन्यू हमेशा होगा जहां एसीआर ग्रांट यानी कि स्कूल निर्माण के लिए कोई ग्रांट आती है तो वहां एक बार आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं अकाउंटेंट होते हैं आप उनसे भी क्लियर कर लें कि आपका ये जो एक्सपेंस है, जो खर्चे हैं वो कौन से टाइप में जाएंगे। जितना भी जो आपके एसीआर है या बिल्डिंग निर्माण वाला कार्य होता है वो कैपिटल में जाता है और ये सारी चीजें रेवेन्यू में जाती हैं। कंपोनेंट कोड भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकाउंटेंट से क्लियर कर सकते हैं इसका कंपोनेंट कोड क्या है। ठीक है। परसेंटेज मैं तो 100% फिल करता हूँ हमेशा। जो क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाता है। देखिए कहीं भी क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद यहाँ पर हम टिक करके इसे सेव कर देंगे। मैं सेव करूंगा, हालांकि इसका पेमेंट मुझे नहीं करना है, मैं बाद में जाके इसे अप्रूव ना करके रिजेक्ट कर दूंगा, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसीलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोगों को समझाने में विश्वास नहीं रखता। ओके, ये वाउचर नंबर आ गया है। ओके, देखिए ये वाउचर नंबर अपने आप फिल हो गया जो आपका वाउचर नंबर हुआ था। ठीक है, अब यहाँ यस कर देंगे इसे। अब देखें यहाँ आपके टीचर्स की डिटेल आ जाएगी जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करें, यानी अपने ही डिटेल आ जाएगी। और इंस्ट्रूमेंट टाइप में यहाँ पर ई पेमेंट एडवाइस सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद आपकी जो जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट डिटेल आ जाएगी। और नरेशन फॉर पासबुक, सामने वाले के पास क्या नरेशन जाए, तो मैं यही बोलता हूँ सभी को कि आप इस तरीके का नरेशन डालें कि सामने वाले को पता चल जाए कि किस स्कूल का पेमेंट है। तो मैं लिखता हूँ, हालांकि यहाँ तो आप ही हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो ये करता हूँ कि पेमेंट ऑफ स्कूल नेम, इस स्कूल का पेमेंट है। और नो करके जो डिडक्शन है वो नो टीडीएस वगैरह के लिए होता है ये डिडक्शन वगैरह, तो यहाँ नो रहेगा और कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवर, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। तो मैं सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देता हूँ। अब आगे की प्रोसेस तो आपको पता ही है, अप्रूवल वाली आईडी से लॉगिन करेंगे और उसे अप्रूव कर देंगे। मैं ये प्रोसेस नहीं करूँगा, टाइम बचेगा थोड़ा सा। कुछ टीचर्स कुछ ऐसे पेमेंट कर रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बिल्कुल भी इस तरीके का पेमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक बात कही और वीडियो का भी जो थंबनेल है वो भी यही कहता है कि टीचर या हेड मास्टर या इंचार्ज अपने नाम में कितनी धनराशि निकाल सकता है। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक बिना किसी बिल वाउचर के, बिना किसी प्राप्ति रसीद के आप जो धनराशि है वो अपने खाते में लें। ये आपका बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है ना वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल वाउचर आपकी स्वीकृत आदेश वगैरह मेंटेन होनी चाहिए। तो बताता हूँ कहाँ टीचर्स हमारी गलतियां करते हैं। देखिए, अब 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया सर का, जो कि दूसरे ब्लॉक से था, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बैंक में आया हूँ अपना पीपी लेके, बैंक वाले कह रहे हैं कि अभी मेरे पास सिस्टम में शो नहीं कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि आपने तुरंत ही अप्रूव किया और तुरंत ही बैंक में लेके पहुंच गए हो, तो हो सकता है कि सिस्टम में ना पहुंच पाया हो, तो थोड़ा सा वेट करके आप उन्हें दोबारा ये अपना सबमिट करें। तो मैंने उनसे जैसे ही एक नॉर्मली ये पूछ लिया कि आपने कैसे क्या इसे पेमेंट किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे से डिस्कस नहीं किया, और जबकि वो मेरे से परिचित थे, तो उन्होंने डिस्कस नहीं किया कि मैं किस तरीके से ये पेमेंट प्रक्रिया करूं। तो मैंने ऐसे ही पूछा तो उन्होंने कहा बस हमने किया और हेडमास्टर के नाम लिखा और बस लिख दिया, हमें 5,000 तक निकाल सकते हैं, आप 5,000 चाहिए। तो उन्होंने ये इस तरीके से डिटेल फिल करी और यहाँ पर उन्होंने 5,000 रुपए लिखे और बस इस हिसाब से उन्होंने पेमेंट निकाल लिया, बिना किसी बिल संख्या, बिना किसी बिल वाउचर के उन्होंने 5,000 रुपए अपने नाम में निकाल लिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस तरीके की कोई भी एंट्री ना करें, किसी भी तरीके से धनराशि अपने खाते में प्राप्त ना करें। यहाँ बिल्कुल भी आप लोगों को परमिशन नहीं है इस तरीके के पैसा निकालने की, इसीलिए आपकी चेक वाली प्रक्रिया को बंद किया गया है। चेक वाली प्रक्रिया में क्या हुआ करता था कि आपने 25,000 भरे और 25,000 अपने खाते में ले लिया और आप उसे मन चाहे तरीके से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से, जो कि आपको ये प्रोसेस फॉलो ना करें इसलिए इस प्रक्रिया को रखा गया है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें कि आप अगर आपको 10 पैसे भी चाहिए तो उस 10 पैसे की प्राप्ति रसीद या बिल संख्या आप यहाँ प्रोवाइड कराएं। अगर वो 10 पैसे आपको निकालने भी है, अगर वो जीएसटी बिल मिल सकता है जीएसटी बिल लीजिए, देन अगर जीएसटी बिल नहीं मिल सकता तो उससे जो कच्चा बिल मिल सकता है वो कच्चा बिल लीजिए, उस पर उसके अकाउंट डिटेल लिखवाइए,
उसके अकाउंट में दीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप उससे एक बार को प्राप्ति रसीद जरूर प्राप्त करें, उसके आधार पर वो पैसे निकालें। यहाँ ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं चलेगी जो आप तक पहले करते आए हैं, इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रखा है कि आप पीएफएमएस पोर्टल से ये प्रक्रिया सुगम तरीके से बनाएं, ट्रांसपेरेंसी रखें इस चीज में। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि 5,000 मैंने निकाल लिया और हम अपने तरीके से 5,000 खर्च करते चले जाएंगे। ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसकी आप प्राप्ति रसीद ना ले पाए, जिसका आप बिल ना ले पाए। जिससे जो भी खरीदते हैं, आपने वॉशरूम के लिए आपने हार्पिक भी लिया या साबुन वगैरह भी लिए, तो उन सबके बिल मिल सकते हैं। अगर नहीं मिल सकते तो आपको एक कच्चा बिल तो मिल ही सकता है। मैं कच्चा बिल जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक बिल मेरे पास है जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये प्रिंटिंग प्रेस वालों का बिल है जो उन्होंने बैनर बनवाया, ठीक है। ये जीएसटी बिल नहीं है, ठीक है। यह एक भाषा ले लीजिए कि मेरे द्वारा उक्त फर्म को इतने रुपए की धनराशि मेरे द्वारा नगद भुगतान की गई, और अपने सिग्नेचर करके अपनी सील लगा दीजिए। और इस तरीके से आप बिल का पेमेंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं। और इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इससे बेहतर तरीका ये हो सकता है कि इसी बिल पर एक प्रोपराइटर जो है इस फर्म का, उसका अकाउंट नंबर और बैंक का नाम और बैंक ब्रांच का नाम इसमें मेंशन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। आप बचेंगे अपने अकाउंट में पैसा लेने से। इसीलिए जब मैंने वहां लखनऊ आप सबकी जानकारी के लिए मैंने कंफर्म करना चाहा तो उन्होंने भी यही कहा कि ओरल हमको बताया है। ओरल इसलिए क्योंकि कभी भी कंडीशन चेंज हो सकती हैं, और आप लोगों की ये समस्या जब वहां तक पहुंची तब उन्होंने ये परमिशन ओरली दी, क्योंकि उनके लिए ये एकदम बेकार प्रोसेस है कि आप अपने नाम में पैसे ले रहे हैं। वो प्रॉपर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप यहाँ अपने नाम में पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ हर काम का करने का तरीका इसमें अलग अलग है, और लोग बाग इस तरीके के पेमेंट निकाल भी रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, इस तरीके के काम ना करें कि आपको बाद में परेशानी झेलना पड़े, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको ये पेमेंट ऑर्डर वगैरह दिखाए हैं, और इसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। ZBSA खाते से धनराशि खर्च करने की लास्ट जो डेट है वो आप 28 फरवरी मान के चलें। ध्यान से सुनिए, 28 फरवरी 2023, क्योंकि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पूरी इंडिया यूज करती है ट्रांजैक्शन के लिए। आप अपने माइंड में ये डेट बिल्कुल ना रखें कि 31 मार्च तक हम अपना काम कर लेंगे। मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप अपने स्कूल का पैसा मार्च में यूज नहीं कर पाएंगे। यूज कर पाएंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आप जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी आपने देखा था हाल ही में हमारा मानव संपदा पोर्टल कैसे क्रैश हुआ था, 4-5 दिन के लिए बंद पड़ गया था। वही हालत हमारे इस पोर्टल की होती है मार्च में, जहां पर आपको किसी भी ऑफिस वालों से आप पता करना, इनफैक्ट आप अपने बीआरसी पे भी पता कर सकते हैं कि मार्च में पीएफएमएस पोर्टल किस तरीके से काम करता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपने अगर पीएफएमएस पोर्टल से काम सीख लिया है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम करके खत्म करके 28 फरवरी तक अपना बैलेंस जीरो कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपने ये सारी चीजें मैनेज करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। ये वीडियो मैं 26 जनवरी को अपलोड करने वाला था, लेकिन मेरे लैपटॉप में खराबी होने की वजह से मैं बहुत लेट अपलोड कर पा रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ शेयर जरूर करिए। हाँ, एक और चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, और अपने क्वेश्चंस मेरे साथ रख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचे।
तो थैंक यू।